इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, सिस्टम में समस्या क्या थी, बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची, कोर्ट में दोनों तरफ से क्या दलील दी गई, सीजीआई ने अपने फैसले में क्या कहा, अब आगे पेंच क्या फंसा है, सारे सवालों का जवाब हमने देने की कोशिश की है। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। लोगों कंपनियों के ब्यौरे आ रहे हैं कि किसने कितना चंदा दिया, पार्टियों के ब्यौरे आ रहे हैं कि किसको कितना चंदा मिला। ईसीआई को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चला है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 12,156 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया था। लगातार आ रही इन जानकारियों के बीच कुछ जरूरी सवाल छूटे जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होते हैं, सिस्टम में समस्या क्या थी, बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची, कोर्ट में दोनों तरफ से क्या दलीलें दी गई, सीजीआई ने अपने फैसले में क्या कहा, अब आगे पेंच क्या फंसा है। इसलिए आज इन सवालों के जरिए इस पूरे मुद्दे की टाइमलाइन बता देते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? जो पार्टियां आपसे तमाम मौके पर वोट मांगती है और वोट मांगने के लिए तमाम पोस्टर होर्डिंग छपवाती है, रैली आयोजित करती है, इस सब में बहुत सारा पैसा लगता है। पार्टियों का पैसा, ये पैसा पार्टियों को चंदे से मिलता है। चंदा देने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है कि कोई कंपनी या व्यक्ति चेक काटकर पार्टी खाते में जमा करवा दे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करवा दे। एक और तरीका है अपारदर्शी तरीका। चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड, बॉन्ड माने एक तरह का नोट है, मगर सीधा नहीं, वाया किसी गिफ्ट वाउचर जैसे सरकार हर साल 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों के लिए इन्हें जारी करती है। चंदा देने के इच्छुक अलग अलग मूल्यों के बॉन्ड ले सकते हैं, 1,000, 10,000, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए। अब अमुक पार्टी को 2,000 रुपए से ज्यादा चंदा लेने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेटेड हाउस भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड खरीदने के बाद का काम आसान है। अपनी पसंद वाली पार्टी को बॉन्ड दे दीजिए और वे 15 दिनों के भीतर उन बॉन्ड्स को भुनाकर पैसा अपने खाते में जमा करा लेंगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को अकाउंट पे चेक देते हैं। इस सिस्टम में समस्या क्या थी, मैं आपको बता दूं कि अब इस सिस्टम में समस्या क्या आ गई। चुनावी चंदे में अवैध धन का चलन पुराना है। बड़े बड़े कारोबारी या बाहुबली बदमाश अपने अवैध धन को अपने पार्टी को दान देते थे। हमेशा से पार्टियों पर पर्दे के पीछे जनता के बजाय उन चुनिंदा लोगों के हितों के लिए काम करने के आरोप लगे रहे हैं। जनवरी 2018 में मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड चंदे के लिए बॉन्ड का प्रावधान लेकर आई। मकसद है कि पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाया जाए। साल 2017 में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे बड़ा चुनावी सुधार बताया था, मगर इसमें एक पेंच था। बॉन्ड भुना रही पार्टी को यह नहीं बताना होता है कि उनके पास ये बॉन्ड आया कहां से। दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक को यह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उनके यहां से किसने कितने बॉन्ड खरीदे, यानी चंदा देने वालों की जानकारी केवल बैंक के पास थी, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। इस प्रावधान को कुछ चुनौतियां मिली, कैसे दायर हुए, मगर अंततः स्थिति यही रही कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर थे। क्योंकि राजनीतिक दल भी आरटीआई के तहत नहीं आते, तो ये पूरी व्यवस्था ही किसी गुप्त दान की तरह हो गई थी। बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची? चंदे की पर्दादारी को देखते हुए दो गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने साल 2017 में बॉन्ड वाली स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी। इस याचिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए 2019 में आला अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया। राजनीतिक दलों से कहा कि वे बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे। इसके बाद एडीआर दूसरी बार अदालत गया, यह कहते हुए कि बॉन्ड्स का फायदा मिल किसको रहा है ये तो पता चल गया, मगर बॉन्ड खरीदने वाला यानी चंदा देने वाला की जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। मार्च 2021 में एडीआर ने एक और याचिका लगाई कि जब तक मामला अदालत में है तब तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेचने पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये याचिका न्यायालय ने रद्द कर दी। 5 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरे मामले में दलील देते हुए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मामले का जिक्र किया। तत्कालीन सीजीआई एनबी रमन्ना की बेंच ने कहा कि न्यायालय के संज्ञान में मामला है कि कोरोना काल के चलते न्यायालय में सुनवाई नहीं कर पाया, लेकिन अब इस पर सुनवाई होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सुनवाई की राह एक बार फिर खुली। अलग अलग तरीके की बातें हुई, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की टेबल पर पहुंचा। पिछले साल 31 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई शुरू हुई। सीजीआई ने क्या फैसला दिया? बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक न करने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि डोनर्स के निजता के अधिकार का उल्लंघन करना लोकहित में नहीं है। सूचना के अधिकार के विरुद्ध उसी के ही क्लॉज का हवाला दिया। आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 क्लोज ए, क्लोज ई, क्लोज आई के तहत अथॉरिटी को छूट दी कि वे तब तक जानकारी न दे जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि जानकारी व्यापक लोकहित से जुड़ी हुई है। बॉन्ड पब्लिक करने वालों की दलील यह थी कि एक सांसद प्रचार के लिए 70 लाख के करीब खर्च कर सकता है, मगर अगर एक पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो उसका खर्च 500 करोड़ से भी कम होगा। लेकिन अकेले एक पार्टी को इतना पैसा मिला है जो इस सीमा के 10 गुना से ज्यादा है, और ये लोकतंत्र और चुनावी सिस्टम को खत्म कर देगा। इस साल की 15 फरवरी को इस मामले में फैसला आया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक करार दिया। कहा कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को चंदा देने वालों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपे। एसबीआई ने समय मांगा, सीजीआई ने नहीं दिया। सोमवार 4 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि चुनावी बॉन्ड का डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि डेटा को आपस में मिलाने में बहुत समय लगेगा, और इस कारण 30 जून तक का समय मांग लिया। एक सोमवार बाद 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अपील को खारिज कर दी और सख्ती से कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों को जारी करनी है। एसबीआई से पूछा गया कि इतने दिनों में क्या किया? बस सील तोड़कर जानकारी निकालनी थी और आगे देना था, इसमें इतना समय क्यों चाहिए? एसबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्क रखे, मगर सीजीआई सख्त रहे। साफ कहा कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले ईसीआई अपनी वेबसाइट पर इसे कंपाइल करके पब्लिश करेगी। अब क्या पेच फंसा हुआ है? गुरुवार 14 मार्च की शाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड कर दी गई। एक लिस्ट में बॉन्ड्स खरीदने वालों की कंपनी और व्यक्तियों की जानकारी है, दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाले पार्टियों की जानकारी, माने किसने चंदा दिया उसकी जानकारी, किसको चंदा मिला इसकी भी जानकारी है, लेकिन किसने किसको चंदा दिया इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हो सकता है कि 15 मार्च की सुबह सीजीआई ने फिर से स्टेट बैंक को नोटिस जारी की चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर का भी खुलासा किया जाए, ताकि चंदा देने वाले और लेने वालों के बीच का लिंक साफ स्थापित हो। दरअसल बॉन्ड एक पन्ना है, पन्ना किसने किसको दिया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे ऑनलाइन पेमेंट से उसका रिकॉर्ड रहता है, जांचा जा सकता है, मगर कैश का कोई हिसाब नहीं होता। वैसे ही बॉन्ड खरीदने की जानकारी तो सार्वजनिक कर दी गई, मगर किस कंपनी या किस शख्स ने किस पार्टी को कितने रुपए के बॉन्ड दिए वे अभी तक भी पता नहीं चल पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी संबंध में एसबीआई को नोटिस जारी किया। जैसे चेक में एक यूनिक नंबर होता है, वैसे ही हर बॉन्ड्स पर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अगर उस कोड की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाए तो पता चल जाएगा कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने कौन सा बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने वह बॉन्ड भुनाया। इस पर अगली सुनवाई सोमवार 18 मार्च को होगी। धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।